आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वैसे मुझे गांव देहात में कुछ खास रुचि नहीं है, लेकिन अगर बात मेरे दोस्त प्रभात के गांव की हो तो वहां जाने के लिए मेरा एक पैर हमेशा आगे ही रहता है। असल में वहां के लोग और वातावरण इतना अच्छा है कि शायद एक दो दिन में ही किसी का भी दिल लग जाए। फिलहाल मैं भी प्रभात के गांव में ही था, मगर पता नहीं क्यों इस बार प्रभात के गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरे परेशानी में डूबे हुए थे। कोई भी खुलकर हंस बोल नहीं रहा था। खैर, शायद गांव में वो मेरी पहली रात थी। हम सभी यानी मैं, प्रभात और उसके मम्मी पापा, हम लोग रात का खाना खा रहे थे। खाने का पहला निवाला अभी मेरे गले से नीचे उतरा भी नहीं था कि तभी घर के पीछे की ओर से एक जोरदार चीख सुनाई पड़ी, जैसे कोई किसी आदमी को तड़पा तड़पा कर मार रहा हो। मगर पता नहीं क्यों ये चीख सुनकर जहां प्रभात के पापा को पीछे देखने जाना चाहिए था, वहीं वो किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह से हिले भी नहीं। उन्होंने उस चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया। तभी प्रभात ने अपने पापा से कहा, बाबा ये क्या था? मगर इस पर अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका पूरा चेहरा पसीने से तर हो चुका था। कुछ देर बाद जब वो चीख बंद हो गई तब अंकल उठकर खड़े हुए और टॉर्च लेकर घर से निकल गए। उनके पीछे पीछे मैं और प्रभात भी निकले। छोटी मोटी झाड़ियों को कूद फान कर पार करके जब हम घर के पीछे सड़क पर पहुँचे तो हमने जो देखा वो नज़ारा शायद बड़े बड़ों को भी पानी पिला दे, क्योंकि रोड के बीचों बीच एक आधी जली हुई लाश पड़ी हुई थी। वो लाश सर से लेकर कमर तक जलकर पूरी पपड़ी हो चुकी थी। मगर कोई लाश ऐसे आधी अधूरी कैसे जल सकती है? ये खतरनाक मंजर देखकर मेरा पूरा बदन कांप गया और यही हाल प्रभात का भी था। मैं अंकल और प्रभात से ये सब क्या है पूछना चाहता था, मगर मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई थी। अभी हम तीनों वहाँ खड़े खड़े उस आधी जली हुई लाश को देख ही रहे थे कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैंने जो कहा था वही हुआ ना? आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो एक साधु महाराज थे। सफ़ेद लंबी दाढ़ी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो बाबा जी जब मेरे पास से निकल रहे थे तो मैंने पूछा, बाबा ये सब क्या है और आप? इस पर बाबा जी बोले, तुम नए लगते हो, सुनो बात आज से। बाबा के बोलते बोलते ही प्रभात के पापा ने उन्हें टोकते हुए कहा, बाबा आपके पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाइए यहाँ से। अंकल की ये बात सुनकर बाबा ने धीरे से मेरी ओर देखा और कहा, इसी रास्ते पर थोड़ा आगे पीपल का पेड़ है, मैं वहीं मिल जाऊंगा। और इतना कहकर वो बाबा उसी रास्ते पर चलते हुए आगे चले गए। उन साधु महाराज के जाते ही अंकल ने मुझे देखते हुए कहा, ये पागल है, इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना, चलो रात बहुत हो गई है, अब घर चलते हैं। इस पर प्रभात ने कहा, इस लाश को ऐसे ही छोड़ देंगे? जिस पर अंकल ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, नहीं तो क्या घर लेकर जाओगे? चुपचाप घर चलो। जिसके बाद उस लाश को वहीं छोड़कर हम तीनों घर आ गए। घर में आते ही मैंने एक बात पर गौर किया कि प्रभात की मम्मी यानी आंटी ने अंकल से कुछ पूछा नहीं, जैसे उन्हें सारा कुछ पहले से ही पता हो। खैर, हमने खाना खाया और अपने अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। मैं और प्रभात एक ही कमरे में थे। मैं ये जानता था कि हो ना हो मुझसे और प्रभात से यकीनन कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है।
उस आधे जले हुए लाश के बारे में मैं प्रभात को पूछने जा ही रहा था कि तभी प्रभात ने ही पूछा, यार तुझे क्या लगता है वो लाश आधी कैसे जली होगी? इस पर मैं बोला, पता नहीं, पर वो बाबा कुछ बता रहे थे। इन्हीं सारी बातों के दौरान मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। अगली सुबह मैं जब उठा तब भी मेरे जहन में कल रात वाली बात ही घूम रही थी। मैंने सोचा कि एक बार उन साधु महाराज से मिलकर आता हूँ, तो ही पता चलेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर जब मैं बाबा जी के बताए मुताबिक उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां वो बाबा जी नहीं थे। फिर मैंने सोचा एक बार रात में आकर देखूंगा तो शायद मिल जाएंगे। पूरा दिन मैं यही सब सोचता रहा। फिर शाम को अंधेरा हुआ तो मैं फिर एक बार उन साधु महाराज की तलाश में निकल पड़ा। हालांकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था, मगर रास्ता ऐसे खाली था जैसे बहुत रात हो गई हो। अब ऐसा क्यों था ये तो सिर्फ वो बाबा जी ही बता सकते हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो वो बाबा जी उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बाबा जी ने कहा, आओ बैठो, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। मैं बाबा जी से थोड़ी दूरी पर ही बैठ गया और पूछा, आप कुछ बता रहे थे कल रात? इस पर उन साधु महाराज ने बताना शुरू किया। बात आज से करीब 3-4 महीने पहले की है। हमारे गांव से थोड़ा अलग एक छोटे से घर में एक औरत रहा करती थी। वो औरत घर में अकेली रहती थी। पति पहले ही मर चुका था और बेटा पागल होकर कहीं भाग गया था। एक दिन रात को कुछ बदमाश लड़के उस औरत के घर में घुस गए और उसके साथ गलत काम करके उसे जान से मार डाला और किसी तरह का कोई सबूत ना मिले, इसलिए उस औरत को आग लगाकर वहां से भाग गए। मगर पता नहीं कैसे उस औरत का शरीर आधा ही जला। तब से उसी की आत्मा इस गांव में कहर मचा रही है। बीच में एक तांत्रिक ने उस औरत की आत्मा को उसी घर में कैद कर दिया था, मगर उसमें भी उस औरत की एक शर्त थी कि उसे हफ्ते में 3 दिन हर रोज एक बकरी चाहिए। तब तो सभी गांव वाले राजी हो गए थे, मगर कुछ दिनों के बाद गांव वालों ने उस घर में बकरी पहुंचाना बंद कर दिया और फिर से ये मौत का सिलसिला चालू हो गया। बाबा जी की सारी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने हंसते हुए बाबा जी से कहा, बाबा जी, आपकी भूतनी बकरी कच्चा खाती है या बनाकर? माफ़ करिएगा, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इस पर बाबा जी ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब अपनी आंख से देख लोगे तब भी यही बोलोगे? इस पर मैं बोला, मतलब मैं समझा नहीं। तो बाबा जी बोले, अगर उस आत्मा को देखना है तो आज रात 12 बजे के बाद यहीं आ जाना, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। जोश में आकर मैंने भी बाबा जी को हाँ बोल दिया और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। खैर मैं घर आ गया। एक बार को तो मैंने सोचा प्रभात को सारी बात बता दूं, मगर फिर सोचा कि अगर वो नहीं माना और अंकल को बता दिया तो सारा प्लान बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर रात का खाना पीना करके मैं बिस्तर पर सो गया, या यूं कहें तो पड़े पड़े सोने की एक्टिंग करने लगा। मैं इसी फिराक में था कि कब रात के 12 बजे और मैं उस भूतनी को देखूं। आखिरकार इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई। रात के 12 बजते ही मैं धीरे धीरे बिस्तर पर से उठा। घर में सभी लोग सो चुके थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा।
मैं उस भूतनी को देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड था, मगर मुझे ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी उत्सुकता डर में तब्दील हो जाएगी। मैं जल्दी से चलकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां वो बाबा जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर मेरे आते ही बाबा जी ने मुझे उनके पीछे पीछे चलने का इशारा किया। जंगलों के बीच से होकर बाबा जी के पीछे पीछे मैं चले जा रहा था। अभी हम चल ही रहे थे कि तभी बाबा जी ने पीछे पलटते हुए कहा, ये लो, ये बबूत है, रखो, काम आएगा। मैंने उस कागज की पुड़िया को अपने पास रख लिया और चलने लगे। कुछ देर और चलने के बाद हम लोग एक छोटे से खंडर हो चुके घर के पास पहुँचे। तभी बाबा जी ने धीरे से कहा, मेरे पीछे आओ, वो अभी यहीं होगी। इतना बोलकर बाबा जी मुझे उस घर के दाईं ओर वाली एक खिड़की के पास ले गए, जो कि खुली हुई थी। फिर जब मैंने उस खिड़की के अंदर झांका तो मेरे दिलो दिमाग में एक झटका सा लगा, क्योंकि घर के भीतर एक आधी जली हुई औरत इधर उधर घूम रही थी। उसका चेहरा इतना अजीब और डरावना था कि मेरा पूरा बदन सिहर गया। वो औरत अपने दांतों को बजाते हुए घर में इधर उधर चले जा रही थी, जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। मैं ठिठक कर खिड़की से 2 कदम पीछे हट गया और बदकिस्मती से मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्ते आ गए, जिनकी चड़मड़ाहट सुनकर वो औरत एकदम से खिड़की के पास आ गई। तभी बाबा जी ने कहा, बबूत छिड़को। मैंने झट से भभूत की उस पुड़िया को उस औरत के मुंह पर छिड़क दिया, जिससे वो औरत छटपटाते हुए पीछे हट गई और इसी का फ़ायदा उठाकर हम दोनों वहाँ से भाग निकले। भागकर जब हम लोग उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, तब बाबा जी ने कहा, जल्दी से घर चले जाओ, उसके निकलने का वक्त हो गया है। फिर मैं भागकर घर आ गया और उसके दूसरे दिन ही मैंने प्रभात का गांव छोड़ दिया और फिर कभी भी मैंने उसके गांव में पैर नहीं रखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।